हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे विषय गणित। उसमें आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। तो आंकड़ों के प्रबंधन में भी उसमें हम पढ़ेंगे आंकड़े और सारणी। ओके, आंकड़े और सारणी क्या होते हैं? आंकड़े और सारणी देखिए, आंकड़े किसे कहते हैं? गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को आंकड़ा कहते हैं। जब गुणात्मक और मात्रात्मक यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जब होता है, चर के मानों के समुच्चय को आंकड़ा कहते हैं। आंकड़े मापे जाते हैं, एकत्र किए जाते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं। मापे कैसे जाते हैं? मेजर करा जाता है उन्हें। एकत्र किए जाते हैं यानी कि हम उन्हें कलेक्ट करते हैं, और रिपोर्ट, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और रिपोर्ट जब तैयार हो जाएगी तो उसका हम क्या करेंगे? विश्लेषण। विश्लेषण करने का मतलब एक एक आंकड़े को अच्छी तरह देखेंगे, उसकी जांच करेंगे। विश्लेषण के पश्चात आंकड़ों को ग्राफ या छवि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ग्राफ तो आप लोगों को पता ही है, ग्राफ पेपर भी हम यूज़ करते हैं। जैसे ये ग्राफ बन गया एक, ठीक है। और छवि क्या? छवि का मतलब ये है कि आप किसी भी उसे पिक्टोग्राफ की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब सारणी क्या होती है? एक निर्धारित उद्देश्य को सामने रखकर हमने एक गोल फिक्स करा, उसको सामने रखकर संबंधित आंकड़ों को कॉलम और पंक्तियों यानी कि रो, ठीक है, और कॉलम में जब हम अरेंज करेंगे, प्रस्तुत करने को क्या कहते हैं? सारणी कहते हैं। सारणी मतलब एक तरीके से टेबुलर फॉर्म में जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं उसे हम सारणी कहते हैं। सारणी आंकड़ों को सरल, संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है। अब आंकड़े तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें कॉलम और पंक्तियों में, यानी कि जैसे ऐसे ऐसे करके हम उसमें कॉलम बना लेंगे, ये कॉलम बन गए ना, तो जब हम उन्हें कॉलम की हेल्प से लिखेंगे तो वो इतना बड़ा पेज ना पढ़कर या कई सारी पेजों की समरी ना पढ़कर हमें खाली ये छोटी सी समरी मिल जाएगी। तो इसे हम कहते हैं सारणी। इसलिए सारणी को सरल, संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब आंकड़ों का अभिलेखन। अभिलेखन क्या होता है ये देखते हैं। आइए एक उदाहरण लें जिसमें किसी कक्षा के विद्यार्थी एक सैर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सैर पर जाने की मतलब घूमने जाने की। अब शिक्षक ने विद्यार्थियों से 4 फलों, कौन कौन से? केला, सेब, संतरा या अमरूद में से एक फल चुनने को कहा। अब शिक्षक है एक टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि हमारे पास 4 फ्रूट्स हैं। कौन कौन से? बनाना, और कौन सा है? एप्पल, ऑरेंज और गुआवा। उनमें से एक फल चुनने को कहती है कि आप इन चारों में से कोई एक फल चुन लीजिए। तो इसकी सूची बनाने का कार्य उमा को सौंप दिया। एक लड़की है उमा, उसको ये कार्य सौंप दिया। उसने सभी बच्चों की एक सूची बनाई, सबकी सूची बनाई। सूची मतलब एक क्या बनाई? एक लिस्ट बनाई सभी बच्चों की। प्रत्येक नाम के सम्मुख उसके द्वारा चुना गया फल लिखा। अब जैसे हमने यहाँ नाम लिखा ए, एक लड़की एक बी, सी, ऐसे है, तो उसने एप्पल ऊपर लिख दिया हमने फलों के नाम, जैसे एप्पल, ठीक है। और क्या था? बनाना था। और क्या था? ऑरेंज था। और क्या था? गुआवा। तो अगर ए ने एप्पल चूज़ करा तो एप्पल के आगे टिक लगा दिया, बी ने बनाना चूज़ करा तो बनाना के आगे, सी ने ऑरेंज चूज़ करा तो ऑरेंज के आगे टिक लगा दिया। तो ऐसे करके उसने क्या करा? एक चुना गया फल लिख दिया। यह सूची बच्चों की पसंद के अनुसार उन्हें फल देने में शिक्षक की सहायता करेगी ना। किसको कौन सा फल चाहिए वो यहाँ से देख के वो फल शिक्षक उसे दे देगा। अभी कह रहे हैं यदि शिक्षक यह जानना चाहे कि कक्षा के लिए कितने फलों की आवश्यकता है, कितने केलों की आवश्यकता होगी, तो उसे सूची में सभी नामों को एक एक करके पढ़कर केलों की संख्या की गिनती करनी पड़ेगी। अब वो कैसे देखेगा कि ए ने लिया क्या? बनाना नहीं लिया। बी ने लिया तो एक तो बी हो गया। अब आगे चलेगा सी को देखेगा, सी ने नहीं लिया, फिर डी। तो ऐसे करके उसे एक एक जने का चेक करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि इससे ज्ञात होगा कि कुल कितने केलों की आवश्यकता है। अब क्या बारी आती है? सेबों और अमरूदों और संतरों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करने के लिए भी उसे प्रत्येक फल के लिए इसी क्रिया को दोहराना पड़ेगा। अगर उसे भी ये देखना है कि एप्पल कितने बच्चों ने लिया तो उसे यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, ऑरेंज कितने बच्चों ने लिया, तो उसे ऐसे ही इन सबको प्रत्येक प्रकार से दोहराना पड़ेगा। यह प्रक्रिया कितनी जटिल और समय लेने वाली है? तो यह प्रक्रिया और अधिक जटिल हो सकती है। अब देखो, अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे हैं तो वो तो हम ईजिली कर सकते हैं, पर अगर बच्चों की संख्या 50 या 50 से ज़्यादा हो जाए तो इसी काम में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आइए चलते हैं।
अब हम करेंगे आंकड़ों का संगठन, यानी कि वो जो सारे हमारे आंकड़े हैं उनको हम क्या कर लेंगे, वो जो सारा डेटा है हमारा उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये है अपरिष्कृत आंकड़ों को सरल, संक्षिप्त और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने को आंकड़ों का व्यवस्थीकरण कहा जाता है, ताकि उन्हें आसानी से आगे के सांख्यिकी विश्लेषण के योग्य बनाया जा सके। अब कैसे, अब देखो जैसे हमने फ्रूट्स के नेम लिख दिया है, केला, संतरा, सेब और अमरूद। अब हम पूछेंगे किस किस बच्चे को केला पसंद है, तो हम ऐसे राइट लगा देंगे। तो राइट हम लगाते हुए गए, जैसे किसी ने कहा संतरा तो संतरे के आगे राइट लगाए, किसी ने कहा सेब तो उसके आगे, अमरूद तो अमरूद के। तो ऐसे अगर हम राइट लगाएंगे तो देखो 8 बच्चों को केला पसंद हुआ, 3 बच्चों को संतरा, 5 बच्चों को सेब और 4 बच्चों को अमरूद। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें केले की आवश्यकता है तो हमें 8 केले चाहिए, 3 संतरे चाहिए, 5 सेब चाहिए और 4 अमरूद चाहिए। तो इससे हम इजीली पता लगा सकते हैं, पर अगर हम 1 बाय 1 चेक करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए उसका संगठन करना ज़्यादा बेहतर होगा। अब चित्रालेखन कैसे होगा, चित्रालेखन मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी हम चित्र की सहायता से, जैसे हमने ये पिक्चर बना दी एक, तो इस पिक्चर की सहायता से या फिर कोई भी हम कुछ और भी बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, हम कोई सा भी बना सकते हैं। तो फ्लावर की सहायता से या हम क्या बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। तो एक चित्रलेख, चित्रलेख का मतलब होता है चित्र को पढ़ना। आंकड़ों को, एक चित्रलेख आंकड़ों को चित्रें, वस्तुओं और वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित किया जाता है। अब कह रहे हैं कि इसको केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। अब ये है पंक्ति एक, पंक्ति एक। अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमने पिक्चर बनाई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये एक पुस्तक के बराबर है। तो पंक्ति एक में 1 2 3 4 4 पुस्तकें हैं, पंक्ति 2 में 1 2 3 4 5 5 पुस्तकें हैं, पंक्ति 3 में 1 2 2 पुस्तकें हैं। अब पंक्ति 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पुस्तकें हैं और पंक्ति 5 में 1 2 3 3 पुस्तकें हैं। तो ऐसे हमने चित्र की सहायता से आसानी से पता लगा लिया। अब जरूरी नहीं है इस पिक्चर का मतलब आप एक ही पुस्तक लेंगे, इस पिक्चर में आप एक की जगह कई सारी पुस्तक भी ले सकते हैं। अब ये निर्भर करेगा कि आपका क्वेश्चन कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अब देखो उदाहरण नंबर 1, दोपहर के भोजन योजना के लिए एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के भोजन की रुचि जानना चाहता है। वो देखता है कि कौन सा बच्चा क्या खाना ज़्यादा पसंद करता है। शिक्षक इस सूचना को एकत्रित करने का कार्य मारिया को सौंपता है। मारिया एक लड़की है, उसे कहता है वो कि आप जाके ये सारी चीज़ें देखो। मारिया इसे एक कागज और एक पेंसिल लेकर करती है। भोजन की रुचियों को एक स्तंभ में लिखकर वह प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि के लिए उस रुचि के सामने एक खड़ी लकीर अंकित करती है। अब देखो कैसे, अब ये क्या है, उनने 3 भागों में बांट लिया, चावल रोटी और चावल और रोटी दोनों। तो चावल को पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, उसने जैसे पहले पूछा किसी से तो 1 बना दिया, फिर दूसरा पूछा तो क्या बनाया उसने, तो ऐसे ही करके उसने 2 बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही उसने ये मार्क करना स्टार्ट कर दिया ऐसे ऐसे करके। अब रोटी के लिए पूछा तो रोटी एक ने बताई, चावल रोटी दूसरे ने बताई तो ऐसे मार्क कर दिया, फिर दूसरे ने फिर रोटी बताई तो रोटी पे मार्क कर दिया, फिर तीसरे ने भी क्या बताई, रोटी बताई, तो तीसरे को भी क्या कर दिया उसने, मार्क कर दिया। अब देखो यहाँ क्या होगा कि अब उसने ऐसे मार्क कर दिया। अब हम इसमें करते क्या है, भोजन और रुचि। अब मैं इन लाइंस को काउंट करूँगी अगर, तो 1 2 3 4, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए। तो इससे और भी इजी तरीका क्या हो सकता है, देखो क्या होगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, जब 1 2 3 4 लाइन है ना, तो अगर हमें 5वीं लाइन खींचनी है तो हम 5 लाइन यहाँ नहीं करेंगे, हम 5 लाइनों को ऐसे टेढ़ा कर देंगे। क्या कर देंगे, टेढ़ा। तो मैंने आपको क्या बताया, इस पर हम क्या कर देते हैं, एक तिरछी लाइन। ठीक है, तो एक बार और मैं समझा देती हूँ। जैसे हमने लाइन खींची 1 2 3 4, तो हम इजीली यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक तिरछी लाइन खींच देंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये 5 हैं। और हमें अलग अलग दिख रहा है कि 5 ये हैं हमारी, ऐसे ही 5 ये हैं, 5 ये हैं, और ये कितनी है, 2। तो 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17। अब ऐसे ही इसमें होगा, इसमें कितनी है, 5 5 और 5 10 और 3 13 इसमें हो जाएंगी। अब इसे देखो चावल और रोटी दोनों वालों को, तो इसमें हो जाएगा 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। तो इससे हम इजीली कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर हम अलग अलग करके लाइनें खींचेंगे तो क्या होगा,
तो उसमें गलती होने की संभावना बन जाएगी। पर अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हम इजीली पता लगा सकते हैं और हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और गलती होने की संभावना भी नहीं रहेगी। अब देखते हैं उदाहरण 2। एकता ने क्या करा, एकता ने उसकी कक्षा 6 के विद्यार्थी के जूतों की माप के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहा गया। एकता से ये वाली बात कही है कि आपको ये देखना है कि कक्षा 6 में जो आपके विद्यार्थी हैं वो उन्हें जो जूते का साइज आता है वो कितना आता है। तो अब कैसे, अब एक बच्चे ने क्या करा, एक बच्चे के 5, 4, 7, 5, 6, 7, 6, 5, 6 ऐसे करके है। तो जावेद निम्नलिखित सूचना जानना चाहता था, अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूतों का माप, कि अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते कितने हैं और न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का माप। और क्या आप इस सूचना को ज्ञात कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, तो अब देखो अगर हम इसे सारणी का प्रयोग करके करेंगे तो ये कैसे हो पाएगा। देखो अब क्या, जूतों का माप, अब जिनका 4 हमने माप लिख लिए पहले, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब 4 वाले कितने बच्चे हैं, हमने पूछा बच्चों से कि आपके कौन सा माप आता है, तो उन्होंने क्या 4, तो हमने 4 के आगे एक लाइन खींच दी। किसी ने कहा 5 तो 5 के आगे एक लाइन खींच दी। फिर किसी ने कहा 6 तो 6 के आगे खींच दी। अब दोबारा कोई बच्चा कहेगा 4 तो उसके आगे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, और 5वीं लाइन पे फिर वही करेंगे, तिरछी लाइन खींच देंगे। तो अब देखो हमारे लिए कितना ईजी हो गया, हमें एक बारी की देखते ही पता चल रहा है कि इसकी 5 लाइनें हैं बिना ड्रॉ करे। अब यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि 5 ये हैं और 3 ये हैं, तो ये क्या हो जाएगी, 5 और 3 8। अब देखो 5 ये हैं और 5 ये हो जाएंगी 10। अब ऐसे ही अगर हम देखें तो 5 और 2 7 और ये कितनी है 2। तो उदाहरण 2, अब ये कह रहे हैं कि अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का माप बताना है। तो कौन सा है, तो देखो विद्यार्थियों की संख्या 10 सबसे ज़्यादा इसमें आ रही है, तो इसका मतलब अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का माप है 6। क्या है 6। और न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का माप वो है 2। तो 2 कौन सा है, तो वो है 8 नंबर का जो शूज़ है उसमें क्या होगा, वो सबसे कम विद्यार्थी पहनते हैं, और 6 नंबर का जो शू है वो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पहनते हैं। हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3। पिछले सप्ताह में 30 विद्यार्थी वाली एक विशिष्ट कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि एक विद्यार्थी अनुपस्थित है, यानी कि क्या है, एक विद्यार्थी एब्सेंट है। ठीक है ना। तो अब सोमवार को 1, 2, 3, 4, 5 विद्यार्थी एब्सेंट थे, ऐसा करके हमने देखा। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित रहे और किस दिन उपस्थिति पूर्ण रही। तो पहले देखो यहाँ कितने हैं, यहाँ है 5 विद्यार्थी, यहाँ मंगलवार को 4 एब्सेंट रहे, बुधवार को कितने रहे 2, बृहस्पतिवार को कोई नहीं, शुक्रवार को 1 और शनिवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विद्यार्थी। तो हमसे पूछा है किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, तो शनिवार को सबसे अधिक विद्यार्थी शनिवार को उपस्थित रहे। ठीक है ना। तो अब और क्या पूछा है, किस दिन उपस्थिति पूर्ण रही। तो देखो बृहस्पतिवार को कोई भी अनुपस्थित नहीं था, तो बृहस्पतिवार को उपस्थिति क्या रहेगी, पूर्ण रहेगी, क्योंकि कोई भी अनुपस्थित नहीं है। इस सप्ताह में कुल अनुपस्थिति कितनी रही, तो उसके लिए हम इन सबको काउंट कर लेंगे। 5 और 4 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20। तो इसका मतलब इस सप्ताह में कुल अनुपस्थिति 20 रही। ओके। हम देखते हैं उदाहरण नंबर 4। किसी मोहल्ले के व्यक्ति द्वारा पसंद किए गए फ्रीजों के रंगों की सूचना निम्न चित्रलेखा द्वारा दर्शाई गई है। अब ये जो एक पिक्टोग्राफ है, ये जो एक पिक्चर है, इसका मतलब 10 व्यक्ति के बराबर है। तो नीला फ्रीज कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, अभी देखते हैं हम। ये क्या है, 10 के बराबर है ना। तो 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50 कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 50। अब हरा 1 2 3 10 20 30 40 40। ठीक है ना। अब लाल 10 20 30 40 50, और देखो ये आधा बना हुआ है, तो इसके लिए हम 5 लेंगे क्योंकि आधा है ना ये। तो 10 20 30 40 50 और 5 55। अब देखो सफ़ेद फ्रीज के लिए क्या आया, 10 और 20। ठीक है।
अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा देखते हैं। नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो नीले रंग को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 50। तो क्या हो गई इसकी संख्या, 50। तो 1 बराबर 10 व्यक्ति के, इसलिए 5 चित्र हैं इसमें, तो 5 गुणा 10 दर्शाते हैं, यानी कि 50 व्यक्ति। अब कितने व्यक्ति लाल रंग पसंद करते हैं, देखो लाल रंग कितने पसंद करते हैं। अब लाल रंग तो 55 पसंद करते हैं, तो लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। 5 पूरे चित्रों के लिए हमने 5 गुणा 10 50 व्यक्ति प्राप्त किए, और अंतिम ये जो चित्र है, ये पिक्चर है, ये आधा है। अंतिम अधूरे चित्रों के लिए हमने इसे अनुमानित रूप से 5 व्यक्ति मान सकते हैं। अतः लाल रंग यानी कि 50 तो ये हो गए, और 5 ये हो गए, तो कितने हो गए, 55 हो गए हमारे। कितने हो गए, 55। उदाहरण 5, किसी स्कूल में एक सर्वेक्षण द्वारा यह पता लगाया गया कि प्रतिदिन स्कूल आने के लिए विद्यार्थी यातायात के किस साधन का प्रयोग करते हैं। कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों से साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के थ्रू यानी कि डायरेक्टली पूछा गया, और प्राप्त आंकड़ों को एक चित्रलेख के रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया। देखो कैसे करा गया। इसका मतलब यह है, इस पिक्चर का मतलब यह है एक विद्यार्थी। तो निजी कार से कितने विद्यार्थी आते हैं, 1 2 3 4। कितने आते हैं, 4। सार्वजनिक बस से 1 2 3 4 5 5। स्कूल बस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अब यहाँ देखो, साइकिल से 3 और पैदल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। अब इस चित्रलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। निजी कार से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है, अधिकतम विद्यार्थी 11, स्कूल बस से स्कूल आते हैं 11, और यह यातायात का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है क्योंकि स्कूल बस से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और साइकिल से सबसे कम विद्यार्थी आते हैं। साइकिल का प्रयोग केवल 3 ही विद्यार्थी करते हैं। अन्य साधनों का प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी इसी प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो ये भी बहुत हमारा सिंपल हो गया। अब देखो, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि हम इसे पिक्टोग्राफ की तरह से, यानी कि जैसे हमने ये इस पिक्टोग्राफ का प्रयोग करा था, एक हमने बुक बनाई थी, है ना, बुक बनाई थी एक हमने, और हमने किसका प्रयोग करा था, एक हमने ये बनाया था, इसका मतलब हमने 10 व्यक्ति माना था। जरूरी नहीं आप 10 मानो, आप इसे 5 से भी कर सकते हो, आप इसे खाली 1 भी मान सकते हो, आप इसे 2 भी मान सकते हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि 5 मानने हैं, 2 मानने हैं या 1 मानना है, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के साइज पर। अगर क्वेश्चन में ज़्यादा व्यक्ति हैं तो हम इसे ज़्यादा से डिनोट करेंगे, अगर क्वेश्चन में कम व्यक्ति हैं तो हम इसे कम से डिनोट करेंगे। और कोई कोई पिक्टोग्राफ आधा भी हो सकता है, जैसे मैं इसको ये बनाने लगूँ आधा, तो इसको हमें कुछ और मानना पड़ेगा, तो इसको हम 5 भी मान सकते हैं। पर अगर आप इसको मानोगे तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि हमने इस आधे पिक्टोग्राफ का मतलब 5 माना है, या मतलब जो भी क्वेश्चन है उसका आधा माना है, 4 है तो 2 माना है, ठीक है, और या फिर 2 है तो 1 माना है, ऐसे करके। ओके, तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।